गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, देखो बेटा, हमने पिछली कक्षाओं में जो अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ ली। एल्किल हैलाइड से पढ़ ली है हमने, गिरनियार अभिकर्मक से पढ़ ली है, कार्बोक्सिलिक अम्ल व उसके व्युत्पन्नों से पढ़ ली है, ठीक है, और कार्बोनिल यौगिकों से पढ़ ली है। अगली जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विधि है अपने प्राथमिक एमीन से। कि प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम किसके साथ करवाएं कि जिससे अपने पास अल्कोहल बन जाए, तो प्राथमिक एमीन की क्रिया करवानी है बेटा ताजा बने हुए नाइट्रस अम्ल से। आराम से सुनेंगे सभी बच्चे। प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम ताजा बने नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो अपने पास हमेशा अल्कोहल बनता है। अब आराम से सुनोगे बेटा दोबारा इस बात को। प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल, देखो एमीन बता रहा हूं, सबसे पहले तो आप एमीन देखेंगे कि मैंने प्राथमिक एमीन लिखी है C2H5 NH2, एक साथ भी लिख सकता हूं। प्राथमिक एमीन की क्रिया ताजा बना नाइट्रस अम्ल। अब पहले तो बात आती है नाइट्रस अम्ल किसे कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बड़ा कंफ्यूजन होता है नाइट्रस अम्ल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेटा पहले ये फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको आराम से देखें, आज के बाद आपको याद रखना है। नाइट्रस अम्ल HNO2। बेटा एक बात शायद तुम लोगों ने अभी नोटिस नहीं की होगी कि मैं हमेशा सूत्र लिखता हूं तो ऊपर की साइड लिखता हूं। तुम्हें बता दूं क्यों लिखता हूं, या इनके लिखने का रीजन क्या है। ये मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारी जो नोटबुक है उसके ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर भी जगह छोड़ी हुई होती है ना, उस जगह का उपयोग करना है। ये दो चीजें मैं यहां लिखता हूं ना, वो तुम्हें वहां लिखनी है ताकि तुम हमेशा इनको याद रख सको। ऐसा नहीं हो कि अपने, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि कोई बात बताता हूं वो लास्ट पेज पे नोट करते हैं। अब लास्ट पेज पर अपने नोट तो कर लिया मगर उसको दोबारा देख नहीं पाते। अगर वो ऊपर हाशिए पर ही लिखी है तो जिस वक्त तुम पढ़ोगे उसी वक्त दिमाग में आ जाएगी हाँ सर ने हमें ये बात बताई थी। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है बेटा HNO2। ये नाइट्रस अम्ल है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। एक बार दोबारा सुनना बेटा, ये नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं बेटा, इनकी संरचनाएं, ताकि तुम कभी गड़बड़ नहीं करो। ये सूत्र संरचना है तुम्हारे नाइट्रस अम्ल की। HNO3 जब बनाते हैं, देखो बेटा ये इतनी बात तो वैसे की वैसी, बस एक उपसहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन और जोड़ दो। ये नाइट्रिक अम्ल की संरचना है, ये नाइट्रस अम्ल की संरचना है। दोनों पर लोन पेयर है, वो ध्यान तुम्हें है ही क्योंकि नाइट्रोजन है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना, उपसहसंयोजक बंध बना है तो लोन पेयर हट गई हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। ऑक्सीजन पे उस पे लोन पेयर है, यहां लोन पेयर नहीं है, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्लियर है बेटा। सूत्र दोबारा देखें, HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। अब बेटा मैंने एक बात कही थी ताजा बना नाइट्रस अम्ल। ये भी ताजा बना नाइट्रस अम्ल क्या होता है, कई बार बच्चों के बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ताजा में क्या फर्क पड़ता है। बेटा ताजा बना नाइट्रस अम्ल का मतलब होता है हमें अभिक्रिया के वक्त तुरंत नाइट्रस अम्ल को बनाना है, उसी क्षण में नाइट्रस अम्ल पहले बनाना है, उसके बाद अभिक्रिया में काम में लेना है। अब जो नाइट्रस अम्ल है वो ताजा कैसे बनता है, तो तुम्हें बता रहा हूं मैं बेटा। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। अरे भाई ताजा का मतलब समझते हो ना बेटा। एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, देखो अपने घरों में जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो घरों में भी, चलो गर्मियां हैं तो शीतल पेय देने की परंपरा है अपने कि भाई गर्मी में आया है कुछ ठंडी चीज पिलाओ। अब ठंडी में दो प्रकार की ठंडी चीजें चलती हैं।
कई बार तो घरों में नींबू पानी आता है, और कई बार ये बाजार से आ जाते हैं तब तो कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, वो ताजा नहीं है भाई। पता नहीं कब की पैकिंग है, वो तारीख ही पता नहीं है हमें, उतने दिन पुरानी चल रही है। ठीक है, कहां कहां रख के आई हुई है। जबकि अगर नींबू पानी आ रहा है तो हमें पता है नींबू पानी अभी मम्मी ने बनाए हैं। क्यों भाई, बनाया है कि नहीं बनाया? तुम्हारे सामने ही नींबू कटा है, चीनी पानी में घुली है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत नमक भी डाला है, टेस्ट बढ़ाने के लिए डालते हैं कि नहीं डालते, वो तुरंत ताजा बना है। तो ताजा कौन सी चीज है दोनों ठंडों में? अपना नींबू पानी बढ़िया और ताजा है। तो यहां पर भी वही बात है, ताजा बनाना है तो क्या करना है? सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, नाम बोल रहा हूं बेटा, सोडियम नाइट्राइट और HCl। अब एक बात सुनना बेटा सभी बच्चे, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनता है? अपने NaCl अलग हो जाता है और क्या बनता है? HNO2 है, वो ताजा बन जाता है। देखना बेटा यहां पर NaCl अलग, HNO2 बन गया। ये संरचना है बेटा नाइट्रस अम्ल की। बोलो इतनी बातें क्लियर रहेगी सभी के? ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ताजा नाइट्रस अम्ल इन दोनों के मिश्रण से बनता है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा। अब इसके बाद सुनो, अभिक्रिया करवानी है ताजा बने नाइट्रस अम्ल से, यानी इसका मतलब किससे करानी है? क्रिया तो हमें किससे करानी है? HNO2 से ही करानी है। इसको लिख रहा हूं ताकि तुम आराम से समझ सको बेटा। नाइट्रस अम्ल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा? नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, अभिक्रिया करवाई तुमने, मिश्रण है, आराम से अभिक्रिया को समझोगे। तुम्हें बता रहा हूं, देखो क्या अलग हो रहा है बेटा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O, जल का अणु बन गया कि नहीं बन गया? और एक देखो तुम्हारे इनर्ट गैस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर क्या बन गए? N2 बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? और तुम्हारे पास इधर वाले जुड़ते ही क्या उत्पाद बन जाएगा बेटा? C2H5OH बनता है। N2 गैस अलग होती है, H2O अलग बनता है। बोलो भाई बने कि नहीं बने? आराम से इस बात को देखें। प्राथमिक एमीन की क्रिया जब ताजा बने नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो अपने पास एल्कोहल भी बन गया, नाइट्रोजन अलग हो गई और H2 अलग हो गया। अब कई बार समस्या क्या आती है भाई, हमने अभिक्रिया सीख ली, भाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? प्राथमिक एमीन की क्रिया ताजा बने नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर एल्कोहल बनता है। क्लियर है बेटा? एक बार वापस बोल रहा हूं, आप सारे सुने। प्राथमिक एमीन की क्रिया ताजा बने नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर एल्कोहल बनता है। ताजा बना नाइट्रस अम्ल क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिश्रण है उन दोनों को आपस में मिलाने पर HNO2 बनता है, जिसे हम कहते हैं ताजा नाइट्रस अम्ल। अब देखो बेटा, सिंपल तरीका है, अभिक्रिया पूछे तब तो ऐसे बढ़ा देंगे, परंतु कई बार एग्जामिनर हमें परेशान करने के लिए ऐसे पूछता है, एल्कोहल की एमीन की क्रिया आप कराइए NaNO2 और HCl से। ये लो ऐसे लिख देता है जानबूझ के। तो समझना तुम्हें है बेटा कि NaNO2 और HCl है, यानी क्या है? HNO2 है, और क्रिया यही है, अपने प्रोडक्ट यही बनेगा बेटा, एल्कोहल। यानी अभिक्रिया चेंज नहीं हुई है, मगर वो ऐसा किस लिए लिख देता है? ताकि हमें थोड़ा ज्यादा परेशानी हो। तो अब ये बात क्लियर है आप सभी के कि सोडियम नाइट्राइट HCl ऐसे भी लिख सकता है, सीधा नाइट्रस अम्ल से भी पूछ सकता है, जिससे क्या बनता है? अपने एल्कोहल बनता है। ये बात तो है बेटा 12th लेवल तक। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है तुम्हारे लिए, जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो नीट की करें चाहे IIT की करें, वो बच्चे सुने। हाँ, बाकियों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, उनके बाकियों के तो बस इतनी अभिक्रिया पूरी है।
जो तैयारी करेंगे वो सुनेंगे मेरी बात ढंग से। एक बात ध्यान और रखनी है बेटा, नोट लगा के लिखनी है, ऊपर हाशिए पर लिख लेना। अगर मैं यहां क्या ले लूं, CH3, क्या ले लूं भाई, CH3 ले लूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब तुम निश्चित रूप से कहोगे भाई यहां अगर मैं CH3 ले लूंगा तो सर यहां क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। परंतु बेटा तुम्हें मैं यही बताना चाहता हूं, अगर मैं प्राथमिक एमीन CH3NH2 लेता हूं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है, तो जो मुख्य प्रोडक्ट है वो अपने पास ईथर बनता है। क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। अब फिर गड़बड़ हो गई कि सर ईथर कैसे बन गया। बेटा ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना, आपको ये सीधा ध्यान रखना है कि मेथिल एमीन लेने पर क्या बनता है, ईथर। बाकी चाहे कोई सी एमीन लो, हमेशा एल्कोहल बनेगा। अब एक बात और बताता हूं बेटा, RPSC के फर्स्ट ग्रेड के भी एग्जाम में, ठीक है, और एक बार उनके जो जेट के पेपर लगते हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए, उनमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो उन दोनों में तुम्हें एक बात बता दूं, ये ऑप्शन ही नहीं था। सुन ले भाई, पूछा हुआ है दोनों बार, ये ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ऑप्शन क्या दिया था, यही दे रखा था। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, उस वक्त सही इसी को मानते हैं बेटा। तुम अपने समझने के लिए समझ सकते हो कि क्रियाविधि में वास्तविकता में क्या होते हैं, एल्कोहल है वो और आगे क्रिया करके क्या बना देते हैं, ईथर बना देते हैं। क्या करते हैं, एल्कोहल और क्रिया करके ईथर। वैसे अगर अपनी डिटेल से क्रियाविधि पढ़ेंगे तो सारे स्टेप अलग अलग होते हैं। अब इसकी क्रियाविधि अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़नी। जो जो क्रियाविधियां सिलेबस में होगी वो मैं सारी बताऊंगा आप सबको। तो यहां तुम इतना समझ लेना बेटा कि अगर यहां पर मेथिलेमीन दिया हो तो तुम्हें मुख्य उत्पाद क्या बनाना है, ईथर बनाना है। नोट कर लेना बेटा सभी बच्चे कि मेथिलेमीन लेने पर इसी क्रिया में मुख्य उत्पाद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल भी बनता है बेटा, ये ऐसा नहीं है ये नहीं बनता, ये भी बनता है, मगर मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ईथर बनता है बेटा। क्लियर है ये बात सभी के। चलो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। हाँ अब आगे सुने बेटा, ये अभिक्रिया है आपकी इतनी, ये नोट लगा के एक लाइन ध्यान रखनी है कि मेथिलेमीन लेने पर ईथर बनता है। बाकी तुम्हारे काम की जो बाकी सभी बच्चों के हैं उनके इतनी काम की कि प्राथमिक एमीन की क्रिया ताजा नाइट्रस अम्ल से करवाने पर एल्कोहल बनते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी के। अब अगली बात सुनिए, प्राथमिक एमीन वाली अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया देखो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज ये मान लो अपने यही चलेगी बस। ठीक है, इतनी बड़ी भी है कि आज यही चलेगी अपने। तो अगली अभिक्रिया है एल्कीनो से। अरे तुम्हारी फेवरेट एल्कीन जो 11th में आई थी, अब कईयों की तो फेवरेट है कि पढ़ी भी है, 2 4 5 मेरी तरह भी है, जो बेचारे 11th वाली 11th में ही छोड़ देते हैं। अब की बार तो पेपर नहीं हुए तो तुमने निश्चित रूप से छोड़िएगा, ज्यादा टेंशन और नहीं लेनी पड़ेगी। सुने अगली अभिक्रिया अपनी 6 नंबर विधि एल्कीनो से। देखो बेटा, एल्कीनो से अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो अपने एल्कीन से एल्कोहल बनाने की 4 विधियां, ये 3 विधियां हैं तुम्हारे सिलेबस में। यानी तुम्हारे सिलेबस में कितनी है, 3 विधियां हैं बेटा, और तुम्हें तीनों पढ़नी है भी। एल्कीनो से एल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं, उसमें 1 नंबर विधि देखो, एल्कीनो से में 1 नंबर विधि है जल योजन। नाम समझो, जल योजन है। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। किसका जुड़ना भाई, जल का जुड़ना। बड़ी कॉमन सी बात है क्या सर, ये तो सारे जानते हैं। अब इस जल के जुड़ने को समझो सारे। एल्कीन की क्रिया है, आराम से देखेंगे बेटा, जल के साथ
अम्लों की उपस्थिति में, जलयोजन अम्लों की उपस्थिति में होता है। HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कोई भी अम्ल जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारे लिए लो इजी लिख देता हूं, H+ की बजाय ये लो H2SO4 ले लिया, मेरा फेवरेट रहा है। ठीक है, जलयोजन करवाया, बड़ी सिंपल बात है। देखो एक बात बताई थी बेटा, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा 1 पाई यानी कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। अब मेरे पास एक मेरे प्रिय विद्यार्थी का फोन भी आया था कि सर अपने बॉन्ड तोड़ते हैं, ये 2 सिग्मा कैसे बनते हैं। थोड़ा सा यहां समझना बेटा, सारे ऊपर बता रहा हूं ताकि तुम्हारी ये डाउट भी क्लियर हो जाए बेटा। देखो बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों से। अरे भी इलेक्ट्रॉनों का ही तो साझा, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एक बंध टूटेगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, नया आने वाला मान लो हाइड्रोजन ही है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 जुड़ गए, फिर नया वाला। तो 1 पाई टूट के कितने बनते हैं बेटा, 2 सिग्मा। इस बात को समझ गए सारे। दोबारा भी कोई समस्या हो दोबारा पूछ लेना बेटा। अब देखो यहां आगे सुने, देखो 1 पाई बन टूट रहा है, कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। क्या जुड़ना है, जलयोजन है, जलयोजन है, इसका मतलब एक जगह H और दूसरी जगह OH। ये लो एक जगह H जोड़ा, दूसरी जगह OH, कहीं जोड़ दो, एक ही उत्पाद बनना है, एल्कोहल बन गया CH3CH2OH। कोई समस्या, ये बात तो यहां कंप्लीट हुई। अब इसको एक चीज और से समझो, मैंने ले लिया एल्कीन में प्रोपीन। अब आएगी मुख्य बात भाई, यही जलयोजन अम्लों की उपस्थिति, जलयोजन करवाया, आराम से समझना भाई। तो जब जलयोजन होगा, तो जैसे ही जलयोजन होगा, तुम्हें बता दिया पाई बन टूटेगा, 2 सिग्मा बढ़ेंगे। क्या सर समझ गए, अभी बताया था सर आपने कि जब भी 1 पाई बन टूटेगा 2 सिग्मा बढ़ेंगे, पहले भी एक बार बताया था। अब एक जगह H जुड़ना है, दूसरी जगह OH जुड़ना है। अभी जोड़े थे सर, कहीं जोड़ दो, मगर अब कहीं नहीं जोड़ने बेटा। अरे भाई अब कहीं नहीं जोड़ने हैं, ठीक है, अब तुम्हें वहां जोड़ने हैं। आराम से समझना भाई, अब तुम्हें वहां जोड़ने हैं जहां मार्कोनिकोफ का नियम कहता है। कहां जोड़ने हैं वे, H और OH, जहां पे तुम्हें कौन कहता है बेटा, मार्कोनिकोफ कहता है। अब तुम्हें एक बात और बताता हूं राज की, ये जो मार्कोनिकोफ है ना, ये बड़े समझदार वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियम है ना, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मार्कोनिकोफ, एक का नाम था सेतजेव। उन्होंने नियम दिए 2। मार्कोनिकोफ ने तो योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए दिया है, सेतजेव ने विलोपन के लिए दिया है। और तुम्हें पता है वो नियम दोनों चुराए हैं अपने भारतीयों से। अरे भाई 2 नियम दिए हैं, दोनों नियम किससे चुराए हैं, भारतीयों से। उन्होंने भारतीयों की एक लाइन चुराई, अरे सुन लेना भाई, उन्होंने भारतीयों की एक लाइन चुराई और 2 नियम बना दिए। अब देख लो विदेशी कितने होशियार होते हैं, अपने भारतीयों की एक लाइन चुराई और 2 नियम बनाए कि सर कौन सी लाइन चुराई। अपने घर में किसी से भी पूछ के देख लो कि अरे भाई जब भी पैसा आना होता है, सुन लेना भाई मेरी बात, पैसे के बारे में बताता हूं कि सर जब भी पैसा आना होता है तो पैसा किसके पास आता है, गरीब के पास या अमीर के पास। किसी से पूछ लेना चाहिए, अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना, पैसा आना है बताओ अमीर के पास आएगा गरीब के पास, तो वो निसंदेह तुम्हें कह देंगे कि सर पैसा आएगा तो निश्चित रूप से किसके पास आएगा, क्या अमीर के पास। मैंने कहा पैसा लगना है, अरे भाई पैसा लगना है, किसका लगेगा, क्या अमीर का लगेगा गरीब का, क्या तब किसका लगना है, क्या लगना है तब गरीब का लगना है। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते। बस यही एक लाइन उन विदेशियों ने चुरा ली। अरे भारतीय ये लाइन कहते हैं, अपने इस लाइन को तुरंत कहां लगाओ, अरे इस लाइन को कहां लगाओ, कि यौगिकों पर लगाओ, के अभी अप्लाई करते हैं।
और इसी लाइन को लगा दिया उन्होंने। जैसे मैंने पहला लाइन सुनना भी दोबारा, पैसा आना है तो किसके पास आना है? अमीर के पास, यानी जिसके पास पहले से ही पैसा ज्यादा है। यहां वही बात है, इधर समझो। अरे और उदाहरण दूं क्या, ये इतने से समझ गए? उदाहरण दूं? चलो एक और देता हूं, मेरा फेवरेट रहा है। अरे एक बार गंवार के पैसे बढ़े थे, याद आ रहा है क्या? अब कईयों के दिमाग बड़े जल्दी चलते हैं, क्योंकि अपने ज्यादातर सारे खेती से जुड़े हुए हैं। अरे गंवार की रेट बढ़ी थी, कहते हैं 30,000 रुपए तक हो गई थी, ठीक है, 32-33 तक चली गई थी एक बार तो। मगर पैसे किसके पास आए? किसानों के पास आए क्या रे? बहुत कम किसान हैं जिनके पास उस वक्त पैसे आए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ने तो पहले ही गंवार बेच दिया था। मोटा फायदा हुआ था, मगर किसको हुआ? जो मोटे पैसे वाले थे उनको। तो बेटा वही कंडीशन यहां है। नियम देखो मार्कोनिकोफ का, जब H और OH जुड़ने हैं, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, देखो इन दोनों में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। सुनना भी, योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा? जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। देखो वास्तविक नियम अलग है, ये तुम्हें समझ आने के लिए बात है बेटा। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा? जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो H आया, इस C के पास कितने H है? एक, इसके पास दो चार मेरी तरह भी होते हैं मोटी बुद्धि वाले, तो गुरुजी इधर देखो 3, इधर जोड़े। अरे भाई इधर नहीं जोड़ने हैं, क्यों? क्योंकि इसने तो बंध टूटा ही नहीं है, इसके बीच तो कोई बंध तो इन दो के बीच टूटा है कि नहीं टूटा? तो जुड़ना इन दो के बीच ही है बेटा, इन दो के ही बीच जुड़ने। इन दो में किसके पास ज्यादा है? यहां एक H है, यहां कितने हैं? 2, तो यहां क्या जुड़ेगा बेटा? H। और दूसरी जगह क्या जुड़ेगा? OH। किसका नियम है? मार्कोनिकोफ का नियम। यानी असम्मित एल्कीनों पर योगात्मक अभिक्रियाओं में, ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन का योग मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है, ठीक है। एक बात समझना बेटा इस बात को दोबारा, ये सम्मित रह सम्मित क्या होती है? 11th में बात आई थी, मगर मुझे पक्का भरोसा है 90% विद्यार्थियों पर वो बात पर गौर करते ही नहीं है। आज करनी है बेटा, अब 12th है, 11th नहीं रही है, 11th पूरी हो गई, अब 12th है। देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इधर भी कार्बन से 2H, इधर भी कार्बन से 2H, तब तो है सम्मित। क्या हो गई ये? सम्मित एल्कीन। ये लो मैंने एक मिटा दिया, क्या लिख दिया? CH3। अब समान है क्या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ स्थिति? नहीं है, तो क्या हो गई? असम्मित। ये लो अब CH3। अब तुम जल्दी से बताओ क्या है, सम्मित या असम्मित? अरे भाई डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के दोनों तरफ स्थिति समान है कि नहीं है? तो क्या हो गई? सम्मित। चेंज कर दिया मैंने, ये लो C2H5। सम्मित है या असम्मित? असम्मित। तो असम्मित एल्कीनों में असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में, ठीक है, जलयोजन मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है। किसके नियमानुसार होता है बेटा? मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये मार्कोनिकोफ का असली नियम क्या था? आपने असली तो अभी तक बताया ही नहीं है। असली नियम सुनो बेटा, मार्कोनिकोफ ने असली नियम दिया था कि असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में ऋणावेश हमेशा वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। सुने ना बेटा, ऋणावेश हमेशा वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये वास्तविक नियम था मार्कोनिकोफ का। हमने उसका शॉर्टकट असली मतलब निकाल लिया कि असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है। किसका नियम है भाई? ये मार्कोनिकोफ का नियम है। क्लियर है बेटा? वैसे तो मेरी तुम्हें इसकी क्रियाविधि भी बताने की इच्छा है। क्रियाविधि हाइड्रो एलाइड वाली है, अपने 11th वाली किताब में है मार्कोनिकोफ वाली, मगर मैं वो क्रियाविधि तुम्हें करवाऊंगा एल्किल एलाइड वाले चैप्टर में। क्यों कराऊंगा?
क्योंकि वहां दो क्रियाविधियां एक साथ है 11th वाली, और वो दोनों तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वो चीज पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। यहां तुम्हें ये अभिक्रिया याद रखनी है। बोलो याद रख लोगे बेटा? एक बार दोबारा समझना। असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन हमेशा वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ठीक है? या तुम ये कह सकते हो असम्मित एल्कीनों की जलयोजन की क्रिया मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है। किसके अनुसार होती है? मार्कोनिकोव के नियमानुसार। अब सुनो बेटा, यहां भाषा क्या लिखनी है तुम्हें? कॉपी में भाषा क्या लिखोगे? लिखोगे एल्कीनों की क्रिया अम्लों की उपस्थिति में, दोबारा सुना बेटा, एल्कीनों की क्रिया अम्लों की उपस्थिति में जल से करवाने पर एल्कोहल बनते हैं। समझ गए बेटा? दोबारा समझ लेना। एल्कीनों की क्रिया अम्लों की उपस्थिति में जल से कराने पर एल्कोहल बनते हैं। असम्मित एल्कीनों में जल का योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। नीचे एक लाइन ऐड करनी है। असम्मित एल्कीनों में जल का योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है क्या? समझ गए? कोई समस्या किसी बच्चे के? आज तुम्हें मार्कोनिकोव का नियम याद रखना है बेटा, भूलोगे नहीं। वास्तविक नियम क्या होता है? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में ऋणावेश हमेशा वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये वास्तविक नियम है। शॉर्ट में याद रखने के लिए लिख लेना, असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन हमेशा वहां जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजनों की संख्या अधिक हो। ये मार्कोनिकोव का नियम है। किसका नियम है बेटा? मार्कोनिकोव का नियम। और एल्कीनों पर जलयोजन करवाने पर एल्कोहल बनते हैं। ये बेटा तुम्हें याद रखना है एल्कीनों से। अब अगली अभिक्रिया है, इसमें 2 नंबर, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया बेटा? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण है। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, पहले हाइड्रोबोरोन से क्रिया है, फिर उसका आगे ऑक्सीकरण होना है। ठीक है? अब ये हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण में सबसे पहले तो समझ लो हाइड्रोबोरोन क्या होते हैं। अभिक्रिया समझने से पहले आज बता देता हूं हाइड्रोबोरोन। बेटा एक यौगिक आया था तुम्हारे B2H6 हाइड्रोबोरोन, वास्तविकता में तो सूत्र होता है BS3, मगर BS3 कभी अकेला मिलता ही नहीं है। ये हमेशा द्विलक के रूप में मिलता है, B2H6 के रूप में। हाइड्रोबोरोन तुम्हें बता इसलिए रहा हूं बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण था 11th में भी, अपनी संरचना के लिए बड़ा फेमस था। ये संरचना थी। कितने बच्चों को याद आ रही है अभी? कईयों को तो याद आ जाती है जल्दी से। 2 टेढ़ है यहां पर। इस बंध को कहते हैं 3 सेंटर, 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कितने बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोबोरोन में बिल्कुल विशिष्ट बॉन्ड होता है बेटा। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे भाई। हाइड्रोबोरोन B2H6, ठीक है, एक क्रिया करानी होती है तो हाफ लिख देते हैं, क्योंकि BS3 ज्यादा सही नहीं होता बेटा, क्योंकि अकेला कभी मिलता नहीं है। यहां ये संरचना होती है और इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या बेटा? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो कल हम क्रिया कराएंगे अपने एल्कीनों की हाइड्रोबोरोन से। ओके ओके बेटा।